मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार रंजन आगरा से शब्दाक्षर के इस महत्वपूर्ण पटल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको विदित है, आज का ये कार्यक्रम एक शाम दिनकर जी के नाम निर्धारित है और इस कार्यक्रम में मैं दिनकर जी के छुए अनछुए पहलुओं पर अपना प्रकाश डालूंगा। उनकी जो कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं उनको भी सुनाऊंगा। इसके अलावा मैंने भी दिनकर जी पर काम किया है और कहीं न कहीं अपने पूर्ववर्ती कवि से कवि प्रभावित होता है और उस प्रभाव के कारण मैंने भी ऐसी रचनाएं की हैं जो कहीं न कहीं दिनकर जी से प्रभावित हैं, उनसे मेल खाती हैं। और इसलिए आज के इस महत्वपूर्ण पटल पर दिनकर जी को केंद्र बिंदु मानते हुए ये कार्यक्रम होगा। मैं देख रहा हूँ कि मैं इस पटल पर देख रहा हूँ कि हमारे शब्दाक्षर के संरक्षक राजेंद्र द्विवेदी जी जुड़ गए हैं। बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, महत्वपूर्ण कवि हैं और एक बहुत बड़ा उनका अनुभव है कविता के क्षेत्र का। और इसी प्रकार से सुरेश त्रिपाठी जी जुड़ गए हैं, सूर्य करण सोनी सरोज जी जुड़ गए हैं, कवि हरिओम मीना जी जुड़ गए हैं और रामकृष्ण द्विवेदी जी जुड़ गए हैं। सुरेश त्रिपाठी जी, मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत आपका अभिनंदन करता हूँ। द्विवेदी जी, आपका ये शब्दाक्षर जो पटल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण पटल है। इसमें बहुत ही विद्वान लोग, विद्वान कवि और बहुत ही सरस कवि यहाँ पर जुड़े हुए हैं। मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। इस पटल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं रवि प्रताप सिंह जी, उन्होंने मुझे इस पटल पर आमंत्रित किया। हालांकि मुझे बहुत पहले आना था, लेकिन उन्होंने ये निर्धारित किया क्योंकि आपका काम दिनकर जी पर है तो आप थोड़ा दिनकर जी में प्रकाश डालिए, उनकी कविताएं भी सुनाइए और जो भी आप उनके बारे में कह सकते हैं। तो मैंने उसको स्वीकार कर लिया और आज मैं आपके सामने हूँ। इस पटल की राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री अल्पना सिंह जी हैं। मैं उनका भी स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, हालांकि वो अभी दिखाई नहीं दे रही हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि इसके संरक्षक श्री राजेंद्र द्विवेदी जी, और देखिए मैंने उनका नाम लिया, अल्पना सिंह जी आ गई हैं और मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं उनको कि वे यहाँ उपस्थित हो गई और मेरा यहाँ हौसला अफजाई कर रही हैं। बहुत बहुत आनंद आ रहा है मुझे और कई लोग जुड़ चुके हैं। मैं बहुत बहुत आपका अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, दिनकर जी न केवल इस देश के ही कवि थे, बल्कि उनका फलक बहुत आयामी था। विविध आयामी फलक के कारण वो विश्व के कवि बन के उभरे और इस राष्ट्र को उन्होंने जो जागरण का मंत्र दिया वो सबके सामने है। उन्होंने न केवल राष्ट्रीय जागरण के कविताएं की, वरन उन्होंने बहुत ही मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक स्तर पर जो काम किया है
शायद ऐसा काम कोई नहीं कर पाया। और उनका जो व्यक्तित्व था वो सचमुच में बहुत ही प्रभावशाली था। और मैं कहता हूँ कि जो व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है कविता में कहीं न कहीं उभर के आता है, कहीं न कहीं निकल के आता है। जैसा वो सोचता है कविता में, वैसे ही उसका सोच, उसका चिंतन निश्चित रूप से निकल के आता है। और वैसी ही रचनाएं, वैसी ही कविता हमारे बहुत ही आदरणीय, बड़े ही श्रद्धेय दिनकर जी ने लिखी। उन्होंने कविता के क्षेत्र में जो आयाम स्थापित किए, उसी का एक परिणाम था कि वे राष्ट्र कवि के रूप में उभरे और उन्हें तमाम प्रकार के जो पुरस्कार हैं, सम्मान हैं, उनकी कोई कमी नहीं रही। बंधुओं, आप जानते हैं, सभी लोग परिचित हैं कि दिनकर जी बेगूसराय के सिमरिया में उनका जन्म हुआ था। छोटा सा गांव था और वहाँ जैसा कि कहा जाता है कि उनके जो पिताजी थे वो 2 वर्ष की आयु में ही चल बसे थे और उनका जो पालन पोषण है वो उनकी माताजी ने किया। और इतना अवश्य है कि उनके यहाँ एक 20 बीघा जो पैतृक ज़मीन थी और वो उस पर उनकी माँ उनको बटाई पे दिया करती, उससे उनका पालन पोषण हुआ। और यही कारण है कि उनकी कविताओं में जो किसान का जो दर्द है, गरीब का दर्द है, मजदूर का दर्द है, वो कहीं न कहीं उनकी कविताओं में ध्वनित होता है। और यही कारण है कि उन्होंने एक राज्यसभा के सदस्य होते हुए भी गरीब मजदूर की बात की, किसान की बात की और भारत के उन तमाम दबे कुचले लोगों की बात की जो जहाँ पर जिस पद पर जो बैठा होता है वो कह नहीं पाता है, लेकिन उसके बावजूद उनका जो व्यक्तित्व था, उनका जो चिंतन था, वह चिंतन उनके व्यक्तित्व में प्रतिफलित होता है। मित्रों, दिनकर जी के बारे में बहुत सारा साहित्य है, बहुत सारी जानकारियां हैं, जो उनका बहुत सारा साहित्य प्रकाशित है। उनके विषय में जो लिखा गया वह साहित्य भी प्रकाशित है। जो जिज्ञासु लोग हैं, जो पाठक लोग हैं, वो उसको लाइब्रेरी से पढ़कर या आजकल गूगल पर बहुत सारा मैटर पड़ा हुआ है, उससे वो जान सकते हैं उनके बारे में। लेकिन कुछ ऐसे पहलू भी हैं जिनको जानना बहुत ज़रूरी है। अंजू शर्मा जी जुड़ गई हैं, राधे राधे मथुरा से। डॉक्टर कौशल सोनी भरत जी जुड़ गए हैं, सुरेश त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत मैं आपका अभिनंदन करता हूं आप लोगों का। और राघवेंद्र शर्मा जी जुड़े हुए हैं आगरा से, राज वर्मा जी आगरा से जुड़ गए हैं। बहुत बहुत आपका अभिनंदन। मित्रों, निश्चित रूप से ये अब सफल होने वाला है। थोड़ा इसको शेयर करते चलें। और मैं जैसा कि कह रहा था, मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मैंने दिनकर जी को देखा और मैं उनके साथ काव्य पाठ नहीं कर पाया। अगर वो थोड़े और एक 7-8 साल जिंदा रह जाते तो निश्चित रूप से मैं उनके साथ काव्य पाठ कर पाता। लेकिन मैंने उनको देखा, मैंने उनकी रचनाएं सुनी और उनके दर्शन किए, बहुत पास से किए, तो ये मेरा बड़ा सौभाग्य है। मित्रों, डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी जुड़े हुए हैं,
इनके जो पिताजी थे वो मुझे संस्कृत पढ़ाते थे और संस्कृत के महाविद्वान थे। उन्होंने संस्कृत में कई पुस्तकें भी लिखी। उन्होंने हिंदी में महाकाव्य लिखे, खंडकाव्य लिखे। इस तरीके से उन्होंने बहुत सारा ये जो कविता के क्षेत्र में अपना योगदान दिया वो भुलाया नहीं जा सकता है। और इसी कारण कुछ उनका जो व्यक्तित्व था और उनका जो सानिध्य था, जो गुरुओं का सानिध्य होता है उसमें से कुछ कुछ अच्छा सकारात्मक निकल के आता है, सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और यही कारण है कि उनका प्रभाव भी हम पर पड़ा और इसलिए हमारा जो कविता में रुझान हुआ और वो जब हम कविता में आए तो बहुत हमको प्रोत्साहन देते थे। कहने का मतलब ये है कि मैं विद्यार्थी ही था और उस समय जो आगरा विश्वविद्यालय था उसमें एक राव साहब हुआ करते थे, वाइस चांसलर। तो उन्होंने एक कार्यक्रम कराया था दिनकर जी पर आधारित और रात को उसमें एक कवि सम्मेलन हुआ था। तो मैं अपने गांव से आया था उनको सुनने के लिए। मुझे मेरे पिताजी दिनकर जी को सुनवाने के लिए लाए थे और आगरा विश्वविद्यालय में सीनेट हॉल में वो कार्यक्रम हुआ था। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि बेशक मैंने उनके साथ पाठ नहीं किया, लेकिन उनके व्यक्तित्व को समीप से जानने का, उनको देखने का जो अवसर है वो मुझे मिला। इसलिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। डॉक्टर रवि प्रताप सिंह जी जो कि इस संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वे जुड़ गए हैं। मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे दिनकर जी पर कुछ कहने के लिए बुलाया है। तो निश्चित रूप से वो भी एक जो राष्ट्रीय भावना को जागृत करने वाले कवि हैं। मैंने जैसा कि बताया कि राजेंद्र द्विवेदी जी इसके शब्दाक्षर के संरक्षक हैं, वो भी इससे जुड़े हुए हैं और वो भी कवि हैं। तो निश्चित रूप से ये अल्पना सिंह जी भी कवित्री हैं, उनके भी कई मैंने कार्यक्रम देखे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं फिर उसी बात पे आता हूँ कि दिनकर जी के जो व्यक्तित्व को एक बार देख लेता था तो उससे बिना प्रभावित हुए रहता नहीं था। तो जब वो कविताएं सुना रहे थे तो लोगों से नीचे से आवाज आई, श्रोताओं में से, कि उस कविता को सुनाइए कि नाच नाच फन व्याल आज फिर मैं बांसुरी बजाऊं। उनकी बड़ी प्रसिद्ध रचना थी। तो उन्होंने कहा कि मुझे 40 साल मेरी उम्र पीछे कर दीजिए, तब मैं इस कविता को सुनाऊंगा। तो वहां पर ठहाका गूंज गया, लोग तालियां बजाने लगे और उन्होंने वो कविता सुनाई। तो कितनी बढ़िया कविता थी, कितनी अच्छी कविता थी, रोंगटे खड़े होने वाली कविता थी। तो निश्चित रूप से उन महान और श्रद्धेय डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर जी को प्रणाम करता हूँ, उनका अभिनंदन, उनका श्रद्धा अवनत होता हूँ। इसी बीच में डॉक्टर अंगद धारिया जी आगरा से जुड़ चुके हैं, बहुत श्रेष्ठ गीतकार हैं। मैं उनको भी नमन करता हूँ, उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जैसा मैंने कहा कि दिनकर जी एक छोटे से गांव से निकलकर गरीब मजदूर की पीड़ा को देखते हुए और खुद सहन करते हुए, क्योंकि उनके पिताजी नहीं रहे थे, तो आप समझ सकते हैं कि जिनके पिताजी नहीं रहे हों तो कहीं ना कहीं उतना माँ का सब कुछ करते हुए भी बहुत सारी चीज़ें रह जाती हैं जो बालक को नहीं मिल पाती हैं। वो निश्चित रूप से दिनकर जी को नहीं मिल पाई, लेकिन उन्होंने उसी परिस्थिति में से निकल करके और अपनी संघर्षशीलता को जारी रखते हुए उन्होंने नौकरी भी की। नौकरी में वो गए जहाँ वो जाना चाहते थे। वहाँ पर कुछ ऐसी स्थितियाँ थी जो सरकार ऐसी थी कि जो वो कविताएं लिखते थे, राष्ट्रीय चेतना की कविताएं लिखते थे, वो बहुत खुल के नहीं लिख पाते थे, लेकिन फिर भी लिखते थे। वो संघर्ष करते रहे। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी चीज़ों पर संघर्ष किया और बहुत 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 अच्छी उन्होंने कृतियां दी। दिनकर जी तो बहुत कहना चाहिए
कि वो सन 1934 में बिहार सरकार में सब रजिस्ट्रार हो गए थे। और हालांकि उनके जो उस समय के जो मित्र थे राम वृक्ष बैनीपुरी आदि, तो उन्होंने उसका विरोध किया कि भाई तुम सरकार के इस पद पर चले जाओगे तो राष्ट्रीय कविताएं कैसे लिखोगे, आप उन राष्ट्रीय रचनाओं को कैसे लिख पाओगे, कैसे अभिव्यक्त कर पाओगे। तो ये बात स्वीकारने योग्य है। लेकिन इसी बीच में उनके 22 तबादले उनकी कविताओं के कारण ही सरकार ने किए, तो वो बहुत क्षुब्ध होते थे। और मुझे लगता है कि जो सही जो परिस्थितियां होती है, जो युग धर्म का निर्वाह करते हैं, जो देखते हैं, जो लिखते हैं, उनके प्रति ऐसा ही व्यवहार होता है। केवल उस समय नहीं जबकि दिनकर जी लिख रहे थे, जबकि अंग्रेजों की सरकार थी। आज भी अंग्रेजों की सरकार है, काले अंग्रेजों की सरकार है। मैं अब अपनी बात को कहता हूं कि जब मैंने अमर सुभाष लिखा खंड काव्य, तो मैं अपने विभाग में था, तो मैंने उसकी परमिशन ली। तो उस जो हमारे उस पर जो पद पर बैठा हुआ था अफसर, उसने उसकी परमिशन नहीं दी, उल्टा मेरा तबादला कर दिया। बंधुओं, राजेंद्र द्विवेदी जी, केशव पंडित जी, शीलेंद्र कुमार वशिष्ठ जी, ये हमारे बड़े भाई हैं, बहुत अच्छे कवि हैं और बहुत अच्छे रचनाकार हैं, साहित्यकार हैं, और अनेकों पुरस्कार इनको मिले हुए हैं और ये जानते हैं। और मेरी जो पीड़ा है जो मैं अभिव्यक्त करता हूँ उसको भी जानते हैं। तो जो लोग मुझे जानते हैं, मैं दिनकर जी की उस तबादला नीति जो सरकार की थी, जो वो कविताएं लिखते थे, जिस प्रकार की वो कविताएं लिखते थे, जिस प्रकार से वो संदेश देते थे, जिस प्रकार से वो भारत की जनता को जागृत करते थे, वही चीज आज भी है। और मैंने उसको भोगा, मेरा भी ट्रांसफर हुआ, मुझे भी वहां से आगरा से हटाया गया और मेरे विरुद्ध भी तमाम इंक्वायरियां चली। तो मैंने वो एक कविता लिख दी थी, सैद जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं। मैंने एक कविता लिख दी थी, मित्र शीलेंद्र वशिष्ठ जी, वो मैंने ये कविता लिखी थी कि हंसी यहाँ गायब है मुक्त कंठ वाली, कानों ही कानों में हो रही जुगाली, सब कुछ अनसूजा है कांटे हैं पाँव में, सबको है नजर लगी मेरे इस गांव में, सबको है नजर लगी मेरे इस गांव में। तो जी हमारे शीलेंद्र कुमार वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि दिनकर जी मेरे भी प्रिय कवि थे। निश्चित रूप से हम लोगों ने जिस प्रकार के हमारे संस्कार हैं, जिस प्रकार की हमारी जो हम गांव से निकल के आए, जैसे दिनकर जी निकल के आए, जैसे शीलेंद्र कुमार वशिष्ठ जी निकल के आए, जैसे मैं निकल के आए, जैसे डॉक्टर अंगद धारिया निकल के आए, और तमाम लोग जो गांव से जुड़ रहे हैं और उन्होंने किसान की दशा को देखा है, किसानी का भी काम किया है। मैंने भी कुछ दिनों तक किसानी का काम किया, क्योंकि मैं उतना पढ़ने में अच्छा नहीं था, तो मैं कई बार फेल हो जाया करता था। तो मैंने हार करके बिल्कुल किसानी का काम किया, मैंने हल भी जोता। तो मैंने उस दर्द को मैंने महसूस किया है कि किसान का दर्द क्या होता है, गरीब का दर्द क्या होता है, और उस जो मजदूर होता है उसका शोषण कैसे होता है, इसको भी मैंने प्रत्यक्ष देखा है। तो इसको भी मैंने कविता में उतारा है, इसको दिनकर जी ने अपनी कविताओं में उतारा। तो इस प्रकार से मैंने वो लिखा। तो मैं फिर से आपको वहाँ पहुँचाना चाहता हूँ कि जहाँ पर आप सरकार के खिलाफ लिखें तो आपको किसी न किसी प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है। और मैंने तब ये कविता लिखी, हंसी यहाँ गायब है मुक्त कंठ वाली, कानों ही कानों में हो रही जुगाली, सब कुछ अनसूजा है कांटे हैं पाँव में, सबको है नजर लगी मेरे इस गांव में। तो ज्यादातर वृक्ष यहाँ नागफनी वाले हैं, बचे खुचे जिंदा पर अमर बेल पाले हैं, उस पर भी कौओं का खूब बोल वाला है, डाल डाल पीत हुई पात पात काला है, अरे कोयल की कुहुक दबी कौओं की काँव में, सबको है नजर लगी मेरे इस गांव में, सबको है नजर लगी मेरे इस गांव में। कि दीमक है चाट रही पौधों नवजातों को, सुखा रही जड़ समेत हरे आए पातों को। बंधुओं, एक बार वो अफसर आया
मीटिंग हो रही थी, मुझसे कविता के लिए कहा गया तो मैंने यही कविता सुना दी। और इस बंद को आप विशेष रूप से सुनिएगा कि दीमक है चाट रही पौधों नवजातों को, सुखा रही जड़ समेत हरियाए पातों को, और बामी की तलहट में नागराज लेटे हैं। ये पंक्तियां सुनिएगा, बामी की तलहट में नागराज लेटे हैं, कुछ उनके सेवक हैं कुछ उनके बेटे हैं, कुछ उनके सेवक हैं कुछ उनके बेटे हैं। तो अब न यहाँ शीतलता पेड़ों की छाँव में, सबको है नजर लगी मेरे इस गांव में, सबको है नजर लगी मेरे इस गांव। अगली अंतिम पंक्तियां हैं कि कुछ तो अफवाहों के ठेके पर पलते हैं, जो उन्हें बुझाते हैं उनसे ये जलते हैं, जो उन्हें बुझाते हैं उनसे ये जलते हैं। गिरगिट सा रंग बदल इनकी पहचान है, झूठ और छलावा ही इनका सामान है। अरे बात अलग फंस जाते अपने ही दांव में, सबको है नजर लगी मेरे इस गांव में, सबको है नजर लगी मेरे इस गांव में। तो राजेंद्र द्विवेदी जी, मैं आपको कहना चाहता हूं, जब मैंने उस अफसर को इंगित करते हुए सुनाया कि बामी की तलहट में नागराज लेटे हैं और कुछ उनके सेवक हैं कुछ उनके बेटे हैं, तो तीसरे दिन मेरा तबादला आ गया। मैंने भैया मेरा तबादला क्यों कर दिया? अरे बोले आप बहुत कविता बहुत बढ़िया सुनाते हो, आपको तो वो वहां पर भेज दिया है मैंने, जो पहाड़ों में बहुत अच्छा दृश्य है वहां पर आप कविताएं लिखना। तो मित्रों ये जो मेरे साथ हुआ, मैंने उस घटना को सुनाया, और इसलिए सुनाया कि दिनकर जी के 22 तबादले हुए थे, 11 तबादले मेरे भी हुए। तो मैं उनसे आधा, क्यों वो बड़े कवि थे, राष्ट्र कवि थे, तो निश्चित रूप से उनके 22 तबादले हुए, और सरकार अंग्रेजी थी तो निश्चित रूप से होना ही था। तो इसलिए मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, गिरीन्द्र भदौरिया हमारे प्राण जी जुड़ चुके हैं इंदौर से, बहुत अच्छे कवि हैं, बहुत अच्छे रचनाकार हैं और वीर रस के बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो व्यक्ति संघर्ष करता है तो संघर्ष में से ही अच्छी अच्छी कविताएं निकल के आती हैं। क्या बात है। दिनकर जी के संघर्ष के कारण ऐसी ऐसी कविताएं निकल के आती हैं जो बिल्कुल श्लाघनीय है, जो वरेण्य है, जो बहुत ही इतनी सुंदर है और इतनी प्रेरणादायी है, जिनको हम सुन करके वास्तव में कवि होने की इच्छा करते हैं कि हम भी ऐसे कवि क्यों नहीं हुए। तो ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि मैंने दिनकर जी को देखा, उनकी कविताएं सुनी और उनको सामने से देखने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो मैं आप सभी को नमन करता हूं जो दिनकर जी की शाम में जुड़े हुए हैं और इस दिनकर की शाम को बहुत अच्छा बना रहे हैं, उनको सफल बनाने में आप लगे हुए हैं। तो मैं आपका बहुत ही अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि दिनकर जी को कौन कौन से कवि प्रिय थे, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। क्या बात है। दिनकर जी तो बहुत बड़े कवि थे, उसके बावजूद उनको मैथिली शरण गुप्त प्रिय थे, उनको माखनलाल चतुर्वेदी प्रिय थे, उनको सुभद्रा कुमारी चौहान प्रिय थी, उनको पंडित बाल कृष्ण शर्मा नवीन और राम नरेश त्रिपाठी बहुत प्रिय थे। कारण क्या था कि वे देश को जागृत करने वाली, देश के युवाओं में जोश भरने वाली कविताएं लिखा करते थे और इसीलिए मैथिली शरण गुप्त भी राष्ट्र कवि कहलाए। उन्होंने बहुत तमाम ऐसा साहित्य लिखा जो हमारी सांस्कृतिक परंपरा को, जो हमारी संस्कृति को अक्षुण्ण रखने में सहायक है। इसलिए दिनकर जी भी उन्हीं कवियों को पसंद करते थे जिनसे कि युवकों में प्रेरणा मिलती हो। तो निश्चित रूप से वे हमारे लिए बहुत ही सम्माननीय है, बहुत ही जो हमारे लिए एक प्रकार से हमारे श्रद्धेय हैं, जिनकी जो कविताएं हैं वो हमारे कहीं न कहीं हमको अपने, जब हम विद्यार्थी थे तब हमको पढ़ने के लिए मिली, और आज जब हम उनको और उनका साहित्य पढ़ते हैं तो हमको लगता है कि वास्तव में वो कितने बड़े कवि थे। और हमको कहीं न कहीं ऐसी कविताओं का प्रणयन करना चाहिए जिससे कि युवाओं में जोश हो, खरोश हो और जो देश के लिए काम करें, जो समाज के लिए काम करें, जो अपने देश को और आगे बढ़ाने में मदद करें। ऐसी बात मैं रख रहा हूं। और दूसरी बात ये, शीलन जी
एक बात कहना चाहता हूं कि जब हमारे दिनकर जी जब पढ़ाई कर रहे थे, जब कॉलेज के दिनों में थे, तो उन्होंने शैली को पढ़ा, वर्ड्सवर्थ को पढ़ा और उस ओर आकृष्ट हुए। जब उस ओर आकृष्ट हुए तो जो पाश्चात्य देशों के जो कवि थे, जो अच्छे अच्छे कवि थे, उनको पढ़ने का उन्हें सुअवसर मिला। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कविता हमारे देश में कैसी लिखी जा रही है, कविता विदेश में कैसी लिखी जा रही है, कविता अन्य भाषाओं में कैसी लिखी जा रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण है कवि के लिए। और ये अगर उसको अवसर मिल जाए तो निश्चित रूप से उसको पढ़ना चाहिए। उससे हमारा ज्ञान की जो समृद्धि है वो होती है और हमारे सोच में भी परिवर्तन आता है। तो ऐसे हमारे दिनकर जी ने वर्ड्सवर्थ को पढ़ा, शैली को पढ़ा, और उसके बाद जब उन्होंने ये देखा कि भाई रविन्द्रनाथ टैगोर कविताएं लिखते हैं, तो उन्होंने बंगला भाषा सीखी और उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर को पढ़ा और उनकी ओर आकृष्ट हुए। और जब बंगला पढ़ी उन्होंने तो नजरुल इस्लाम थे, उनकी उन्होंने कविताएं पढ़ी, उनकी शायरी को पढ़ा, तो उधर भी वो आकृष्ट हुए। और उन्होंने नौकरी के दौरान उर्दू भी सीखी और इकबाल और जोश के भक्त बन गए। उन्होंने स्वयं अपनी एक जो चक्रवाल की भूमिका में लिखा है कि जब मैंने इनको पढ़ा तो मैं जोश और जो है उनका भक्त बन गया। तो कहने का मतलब यह है कि दिनकर जी को केवल हिंदी भाषा ही नहीं, उर्दू भाषा भी आती थी, बंगला भाषा भी आती थी, अंग्रेजी भी आती थी और भी अनेक भाषाएं आती थी, जिनके कारण उनका जो ज्ञान था वो बहुत महत्वपूर्ण हो गया। जैसा कि आप जानते हैं मित्रों, जी मैं एक जानकारी और दे रहा हूं कि सन 1952 में दिनकर जी को राज्यसभा का मेंबर बनाया गया था और वो राज्यसभा में चले गए थे। तो वहां पर क्या था कि जो नेहरू जी ने हिंदुस्तानी को प्रश्रय देने की एक नीति बनाई थी। हिंदुस्तानी यानी उसमें हिंदी उर्दू एक मिश्रित भाषा, जो कि कहना चाहिए अल्पसंख्यकों को भी खुश करने वाली जो नीति थी, वो उन्होंने बनाई। तो रस्म रथी जो दिनकर जी ने लिखा, तो उसमें उर्दू का बाहुल्य था। तो दिनकर जी ने केवल कविताएं नहीं लिखी, वो संस्मरण भी लिखा करते थे मित्रों। तो सीमा विजयवर्गीय जी जुड़ गई हैं। मैं ये बहुत अच्छी गजलकार हैं, मैं इनका बहुत इस्तकबाल करता हूँ, बहुत स्वागत करता हूँ। तो उन्होंने बालकृष्ण शर्मा नवीन पर कुछ संस्मरण लिखे थे दिनकर जी ने। तो उन्होंने लिखा था कि एक दिन बड़े प्यार से बालकृष्ण शर्मा नवीन ने उनको समझाया कि भैया ये जो भाषा है, कविता की भाषा, वो अंतःपुर की भाषा होती है, ये बनावटी भाषा नहीं हो सकती। उनको समझाया, प्यार से समझाया, लेकिन वो नहीं माने। उन पर तो वो सुरूर चढ़ा हुआ था। तो उन्होंने लिखा, रस्मरथी में लिखा कि समझोगे नहीं शल्य इसको, यह कर्तव्य नादानों का है, यह खेल जीत से बड़े किसी मकसद के दीवानों का है। तो नवीन जी अचानक ही कह उठे, नो कांट स्पीक इन दैट लैंग्वेज। यह हिंदी का सौभाग्य है कि दिनकर जी ने फिर उसके बाद जो है वो उसमें बहुत ज़्यादा डूबे नहीं और हिंदी को समृद्ध करने में अपना बहुत ही योगदान दिया है। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने को हिंदी भाषा में संपूर्ण रूप से अवगाहन करने का जो अवसर दिया, वो निश्चित रूप से बहुत ही श्लाघनीय है। एक संस्मरण जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, मैं आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। अल्पना जी और सीमा विजयवर्गीय जी, शिवदीप, संदीप जी, ये जो संस्मरण है, आप जानते होंगे देश के बहुत ही महनीय गीतकार, अंतर्राष्ट्रीय गीतकार हम लोग बोलते हैं, गीत ऋषि बोलते हैं, सोम ठाकुर जी। तो उनसे भी लगभग मेरा सानिध्य रहता है और पिछले 4-5 सालों से बहुत ज़्यादा उनका सानिध्य मुझे मिला है। तो वो उनसे जब बातचीत होती है दिनकर जी की,
तो वो कहते हैं कि मैं एक युवा गीतकार था और मैं लाल किले में जाता था कवि सम्मेलन में, तो दिनकर जी भी आते थे। बंधुओं, इसको आप सुनिएगा। तो वो कहते थे कि बोले आ गए मतिराम, वो सोम जी को संबोधित करते थे कि आ गए मतिराम। तो मैंने कहा दादा वो मतिराम आपसे क्यों कहते थे? बोले मैं ब्रजभाषा में लिखा करता था और ब्रजभाषा में बहुत अच्छे में छंद सुनाता था, तो वो मुझसे मतिराम कहा करते थे और मतिराम के कई छंद वो सुना जाते थे। दिनकर जी खुद सुनाते थे, देखो मतिराम ने ये लिखा और देखो तुमने ये लिखा। तो वो कभी कभी उसको मतिराम कहते थे, आज भी वो उसको याद करते हैं। और दूसरा वो संस्मरण सुनाते हैं कि एक बार मैं सोम जी सुनाते हैं कि एक बार मैं कलकत्ता में गया तो दिनकर जी भी उसमें थे। शाम को भोजन था, भोजन की तरफ जा रहे थे, तो एक तरफ नॉन वेज था एक तरफ वेज था। तो मैं अपने जो है वेज की तरफ चल दिया, तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया, खींच लिया। बोले सोम तुम कहाँ जा रहे हो? कि बोले मैं वहाँ जा रहा हूँ, मैं तो इसको लेता ही नहीं। अरे नहीं नहीं, बोले यार ऐसा है कि तुम कहाँ जाते हो? बोले जब से बुद्ध और महावीर पैदा हो गए ये देश तभी से गुलाम होने लगा। बोले बर्बर बनो बर्बर बनो, इस तरीके से उन्होंने कहा बर्बर बनो, और वहाँ वो ले गए। तो सोम जी कहते हैं उसके बाद मैंने एक कविता लिखी, तो मैंने वो लिखा कि मत बना सागर मुझे, बस सावनी जलधर बना, घर बनाना है मुझे तो आग का निर्झर बना, घर बनाना है मुझे तो आग का निर्झर बना। तो मैंने एक आपको ये संस्मरण सुनाया, ये अनछुए संस्मरणों में है, ये आपको और कहीं नहीं मिलेगा जो मैं आपको सुना रहा हूँ। तो इस प्रकार से बंधुओं, मैंने आपको ये बात बताई। और अब मैं मैंने अपनी एक गीत सुना दिया, लेकिन मैं अब दिनकर जी पर, चूंकि ये बात हो रही है, तो दिनकर जी की एक कविता मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, सुनिएगा। चंद्रिका प्रसाद पांडे जी, अनुरागी जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत आभार आपका। और हमारे डॉक्टर शिव भजन शर्मा कमलेश जी, जो हमारे बड़े भाई हैं, बहुत अच्छे साहित्यकार हैं, वो यहाँ पर जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा आनंद दे रहे हैं और आप लोग सुन रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये बहुत अच्छी बात है। और सुनिएगा, एक चूंकि दिनकर जी पर आधारित है, उनकी एक कविता मैं आपको निश्चित रूप से सुनाऊंगा। सुनिएगा कि जला, एक बड़ी प्रसिद्ध रचना है कि कलम आज उनकी जय बोल। ये सुनिएगा कि जला अस्थियां भारी भारी, चिटकाई उनमें चिनगारी, जो चढ़ गए पूर्ण वेदी पर लिए बिना गर्दन का मोल। कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। जो अगणित लघुदीप हमारे तूफानों में एक किनारे, जल जल कर बुझ गए किसी दिन मांगा नहीं स्नेह मुंह खोल। कलम आज उनकी जय बोल। जो हमारे देश की देश पर बलिदान हो गए, उनके लिए ये उन्होंने क्या कविता लिखी, सुनिएगा कि पीकर जिनकी लाल सिखाएं, उगल रही 100 लपट दिशाएं, जिनके सिंहनाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल। कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। गिरीन जी सुनिएगा, ये पंक्तियां भदौरिया जी बहुत अच्छे कवि हैं और बहुत अच्छे वीर रस के कवि हैं। और आज मैं वीर रस के उस हिमालय की कविताएं सुना रहा हूं, जिन्होंने इस देश को ही नहीं बल्कि इस देश की जो परंपरा है, उनको सांस्कृतिक परंपरा को रखने में अपनी कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसे दिनकर जी को प्रणाम करता हूं, उनको श्रद्धा से अवनत होता हूं कि अंधा चकाचौंध का मारा, क्या जाने इतिहास बेचारा, और साखी है उनकी महिमा के सूर्य चंद्र भूगोल खगोल। कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। बंधुओं, ये मैंने उनकी एक कविता सुनाई और देखिएगा मैं दिनकर जी से कितना प्रभावित हुआ। एक उनकी मतलब जो है कुछ पंक्तियां हैं, और निश्चित रूप से वे जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, जो हमारे देश के, जिन्होंने देश की रक्षा की, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपना जीवन बलिदान दे दिया। और आप लोग जानते हैं कि यहाँ अहिंसा का बोलबाला था, गांधी जी भी थे,
और दूसरे लोग भी थे जो कि वो अहिंसा को मानने वाले नहीं थे। तो हमारे जो दिनकर जी हैं उनका मैं समझता हूं को उस अहिंसा से ज्यादा वास्ता नहीं था, लेकिन उन्होंने ऐसी कविताएं लिखी। वो क्यों लिखी, वो इसलिए लिखी, सुनिएगा। उनको ये लिखना पड़ा कि तू रोक युधिष्ठिर को न यहां, जाने दे उनको स्वर्गधीर, लौटा दे पर गांडीव गदार, रहने दे अर्जुन भीम वीर। हमें उनकी जरूरत है, हमें युधिष्ठिर की जरूरत नहीं है। आज हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जो युद्ध कर सके, जो संघर्ष करे और हमारे देश को, हमारे देश की परंपरा को अक्षुण्ण रख सके। और तभी उन्होंने कहा, तू पूछ अवध से राम कहाँ, वृंदा बोलो घनश्याम कहाँ, ओ मगध कहाँ मेरे अशोक, वह चंद्रगुप्त बलधाम कहाँ। तो उन्होंने जो हमारे ऐसे लोग हुए उनको याद किया। री कपिल वस्तु कह युद्ध देव से मंगलोपदेश कहाँ, तिब्बत ईरान जापान चीन तक गए हुए संदेश कहाँ। तो इस प्रकार से उन्होंने ऐसी कविताएं लिखी जो निश्चित रूप से हमारे हृदय को, हमारी चेतना को झकझोरने का काम करते हैं, उनको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। आप देखिएगा, मैंने रवि प्रताप जी, प्रशांत उपाध्याय जी जुड़ चुके हैं। बहुत आनंददायी क्षण है ये, सभी लोग जुड़े हुए हैं। थोड़ा सा और इसको शेयर करें तो निश्चित रूप से लोग जुड़ेंगे। आप देखिए कवि कैसे प्रभावित होता है। ये मैंने आपको दिनकर की कविताएं सुनाई। दिनकर जी श्रद्धेय हैं, बड़े कवि थे, बहुत बड़े कवि थे। यहाँ तो मैं उनकी पैर की धूल भी नहीं हूं, लेकिन उनसे जब कवि प्रभावित होता है तो मैंने अमर सुभाष में देखिएगा क्या पंक्तियां लिखी। अमर सुभाष खंड का में मैंने पंक्तियां लिखी। जब अंग्रेजों ने जब वो पढ़ रहे थे तो कॉलेज से निकाल दिया था, तो उनके मन में क्या चीजें आई देखिएगा। तो वो कह रहे हैं कि उन्होंने केवल मेरा अपमान नहीं थप्पड़ समाज पर मारा है, अपमान मान मर्दन कर अब भारत को ललकारा है। कलुषित है मन के कर्म सभी, भारत की अकुलाई धरनी, नश्वर मानव की नियत यही, जैसी करनी वैसी भरनी। पर जो भी हो अपमान किया लो, ये उन्होंने कहा भाई क्षमा मांग लीजिए, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं मैं क्षमा नहीं मांगूंगा। और उन्होंने कहा, अमर सुभाष के ये संदर्भ देखिए और दिनकर जी के उन कविताओं से जोड़ने का प्रयास करिएगा जो उन्होंने लिखी। और जो परवर्ती कवि है, जो परवर्ती कवि किस प्रकार से प्रभावित होता है, उनकी छंद रचना से प्रभावित कैसे होता है, उसकी शैली से कैसे प्रभावित होता है, और उनकी जो अन्य जो परंपराएं उससे कैसे प्रभावित होता है, उसके संघर्ष से कैसे प्रभावित होता है। तो उन्होंने कहा, मैंने जो अपने खंड काव्य में कहा कि उनके मुंह से कहलवाया, सुभाष जी के मुंह से, कन्याय के मेरी अवनी पर मुझको दुत्कार नकार दिया, प्रतिरोध बोध के बदले में हा कैसा घोर प्रहार किया। ये कैसा कष्टदायी जीवन, ये कैसी पराधीनता है, और सबलों को निर्बल बना दिया, कैसी ये दशाधीनता है। संकट है विकट कहाँ जाऊं, नीचे धरती ऊपर अंबर, ऊतल पाताल परिस्थिति में संपूर्ण भारत देश का शिखर, ऊतल पाताल परिस्थिति में संपूर्ण भारत देश का शिखर। ये कैसी विषम वेदना है, पाषाण खंड पर्वताकार, और संस्कृत का अंश नराई भर, उसकी आकृति का महाकार। संस्कृत का अंश नराई भर, उसकी आकृति का महाकार। आक्रमण हमारी धरती पर जननी जो दिव्य सताओं की, द्रौपदी अहिल्या सीता तारा मंदोदर कन्याओं की, ये धरती उन योद्धाओं की। रणवीर युधिष्ठिर धीर हुए, अर्जुन सम दिव्य धनुर्धारी, भीम सम महाबलवीर हुए। ये महाधरित्री वीर प्रसु, राम का सहज अवतार हुआ, और वामन ने 3 लोक नापे, आश्चर्य संसार हुआ। वामन ने 3 लोक नापे, आश्चर्य चकित संसार हुआ। आक्रमण अरे इस धरती पर अवतरित जहां भृगपुत्र हुआ, भ्रकुटियां तड़ित भीषण समगर्जन, अरे दल में मचती हाहा। भारत भू पर अवतार हुए, ब्रह्मर्षि महर्षि का संभल दानव दल बल संघार द्वार रह गया महापुरुष प्रबल।
इस धरती पर अभिमन्यु, इस धरती ने अभिमन्यु जना, जो चक्र व्यूह के बीच घिरा, पर डर कर हार नहीं मानी, थकती प्रशस्ति में स्वयं गिरा, धरती थकती प्रशस्ति में स्वयं गिरा। तो इस प्रकार से हमने भी ऐसी कविताएं रची जो दिनकर जी से कहीं न कहीं हम प्रभावित थे। तो मैं दिनकर जी को नमन करता हूँ, उनकी समस्त चेतनाओं को नमन करता हूँ, समस्त संघर्षों को नमन करता हूँ। और इस प्रकार से दिनकर जी का जो प्रभाव था केवल मेरे पे ही नहीं पड़ा है, ऐसे तमाम कवि हैं, हमारे शीलेंद्र वशिष्ठ जी पर पड़ा है, हमारे और तमाम कवि, हमारे रवि प्रताप जी पर पड़ा है, आने वाली अनेक पीढ़ियों पर उनका प्रभाव पड़ता जाएगा, क्योंकि उन्होंने ऐसी चेतनाओं की कविताएं की हैं, ऐसी राष्ट्रीय जागृत भावनाओं की कविताएं की हैं जिनको कोई नकार नहीं सकता है और जिनको कोई किसी प्रकार का कोई प्रतिकार नहीं कर सकता है, क्यों वो राष्ट्रीय भावनाओं की कविता है। और जब तक हमारे दिल में राष्ट्रीय भावना है, देश प्रेम है, तब तक वो कविताएं निश्चित रूप से आगे बढ़ती रहेंगी और वो हमको प्रभावित करती रहेंगी। हमारा जो हमारी चेतना है, उच्च हमारी चेतना है, उसको कहीं ना कहीं प्रभावित करेंगी। तो मैं अंगद धारिया जी बहुत बहुत आपका अभिनंदन करता हूँ। देख लेता हूँ गिरेन जी जुड़े हुए हैं और पंडित सोटानंद जी जुड़े हुए हैं और अल्पना सिंह जी जुड़ी हुई हैं। बहुत बहुत आभार आपका। प्रशांत भाई जुड़े हुए हैं और बहुत लोग जुड़े हुए हैं। अब देखिएगा, बहुत बहुत आपका आभार। और एक मैं कविता, चूँकि दिनकर जी पर ये काम हो रहा है, तो निश्चित रूप से मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि दिनकर जी के दिल से कभी किसान का दर्द, कभी मजदूर का दर्द, कभी गरीब का दर्द गया नहीं। चाहे बेशक वो एक राज्यसभा के उच्च मतलब स्थान पर थे, जहाँ पर कोई कमी नहीं थी उनके लिए, लेकिन उस दर्द को उन्होंने, जब वो दिल्ली में रहे, तब देखिए किसान और गांव, गरीब, भारत की दुर्दशा पर कितनी बढ़िया कविता लिखी। मैं ये सुनाना चाहता हूँ। पंडित सोटानंद जी और ग्रीन जी, देखिएगा, ये पंक्तियाँ सुनिएगा, मुझे बहुत अच्छी लगती है और निश्चित रूप से आपको भी अच्छी लगेगी, क्योंकि मैं उनसे प्रभावित हुआ वो कविताएं सुना रहा हूं और उनकी कविताएं, जो महत्वपूर्ण कविताएं, मैं उनको सुना रहा हूं। आज भी वही स्थिति है, जब दिनकर जी ने ये कविता लिखी होगी उस समय भी वही स्थिति थी और आज भी वही स्थिति है। शिवशंकर जी सुनिएगा ये पंक्तियां और देखिएगा कि भारत का यह रेशमी नगर, देखिएगा, ये इसका जो शीर्षक है, भारत का यह रेशमी नगर। भारत धूलों से भरा, आंसुओं से गीला, भारत अब भी व्याकुल विपत्ति के घेरे में। दिल्ली में तो है जोत की चहल पहल, दिल्ली में तो है जोत की चहल पहल, पर भटक रहा है सारा देश अंधेरे में, पर भटक रहा है सारा देश अंधेरे में। अब देखिएगा, ये आज का युग धर्म है, युग दृष्टा कवि। देखिए, जब अपनी कलम चलाता है तो वो सदियों तक जाता है, चाहे उसको पहले सुन लीजिए चाहे आज सुन लीजिए। और ये पंक्तियां सुनिएगा कि रेशमी कलम से भाग्य लेख लिखने वालों, रेशमी कलम से भाग्य लेख लिखने वालों, तुम भी अभाव से ग्रस्त कभी हो रोए हो, और बीमार किसी बच्चे की दवा जुटाने में तुम भी क्या घर भर पेट बांध कर सोए हो। असहाय किसानों की किस्मत को खेतों में क्या जल में बह जाते देखा है। बंधुओं, ये मैं देख रहा हूं कि बिहार में पहले भी बाढ़ आती थी, किसान के खेत बह जाते थे। आज भी वही दशा है, आज भी वही दुर्दशा है। आज भी जो बाढ़ आती है, 70 सालों में हम ये इंतजाम नहीं कर पाए कि किसान की जो फसल है वो बह नहीं पाए। बाढ़ में आज भी चली जाती है, बाढ़ में आज भी वो कहाँ चली जाती है, किसान अपनी भाग्य को कोसता रह जाता है। और निश्चित रूप से उस समय का दर्द दिनकर जी ने इस कविता में लिखा। मैं आपकी नजर करता हूँ, सुनिएगा कि रेशमी कलम से भाग्य लेख लिखने वालों। डॉक्टर अंगद धारिया जी, आप कभी जो है बड़े नेता बन जाएं तो मैं आपको संबोधित करते हुए
ये कविता, ऐसी कविता फिर लिखूंगा और फिर दिनकर बन के आऊंगा और ऐसी कविताएं लिखने का प्रयास करूंगा। सुनिएगा कि रेशमी कलम से भाग्य लेख लिखने वालों, तुम भी अभाव से ग्रस्त कभी हो रोए हो, बीमार किसी बच्चे की दवा जुटाने में तुम भी क्या घर भर पेट बांध कर सोए हो, असहाय किसानों की किस्मत को खेतों में क्या जल में बह जाते देखा है, क्या खाएंगे यह सोच निराशा से पागल बेचारों को नीरव रह जाते देखा है ग्रामों की अनेक रंभाओं को। अब देखिएगा, इस देश में केवल महानगरों की चकाचौंध में रहने वाली महिलाएं ही खूबसूरत नहीं होती। इस चित्र को दिनकर जी ने किस प्रकार से अपने इन कविताओं में लिखा है, ये सुनिएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण कविता है, सुनिए कि देखा है ग्रामों की अनेक रंभाओं को, जिनकी आभा पर धूल अभी तक छाई है, जिनकी आभा पर धूल अभी तक छाई है, और रेशमी देह पर जिन अभागिनों की अब तक रेशम क्या साड़ी सही नहीं चढ़ पाई है। क्या बात की बात, रेशम क्या साड़ी नहीं अभी तक चढ़ पाई है। और ये पंक्तियां सुनिएगा, अंजू शर्मा जी आप बहुत बड़ी कवित्री हैं और इस देश की वो संतान है जिन पर इस देश को गर्व है। सुनिएगा, पर तुम नगरों के लाल अमीरों के पुतले, प्रतीक देखिएगा, पर तुम नगरों के लाल अमीरों के पुतले क्यों बिथा भाग्यहीनों की मन में लाओगे, जलता हो सारा देश किंतु तुम होकर अधीर दौड़ दौड़ क्यों तुम अपनी आग बुझाओगे, चिंता हो भी तो क्यों तुम्हें गांव के जलने से, चिंता भी हो तुम्हें क्यों गांव के जलने से, दिल्ली में तो रोटियां नहीं कम होती हैं, दिल्ली में तो रोटियां नहीं कम होती हैं, और धुंधला अश्रु बूंदों से आंखों का काजल, गालों पर भी धूलियां नहीं नम होती हैं। तो जलते हैं तो ये गांव देश के जला करें, तुमको क्या लेना देना भाई। क्या बात, देखिएगा दिनकर जी ने राज्यसभा में रहते हुए अपनी ही सरकार के खिलाफ, अपनी ही जो व्यवस्था के खिलाफ कितनी अच्छी कविता लिखी, इससे अच्छी कविता कोई लिख नहीं सकता। पंक्तियां सुने, जलते हैं तो ये गांव देश के जला करें, और मां आराम नई दिल्ली अपना कब छोड़ेगी, आराम नई दिल्ली अपना कब छोड़ेगी, या रखेगी मरघट में भी रेशमी महल। क्या बात की, क्या रखेगी मरघट में भी रेशमी महल, या आंधी की खाकर चपेट सब छोड़ेगी। जब आंधियां आ जाएंगी क्या तभी तुम छोड़ोगे। इसलिए ऐसी कविता वही कवि लिख सकता है जिसका अंदर का जो आत्म चेतना मरी नहीं हो, जिसने संघर्ष किए हो, जिसने गरीब को देखा हो, जिसने गरीब की रोटी को खाते हुए देखा हो, और जिसने उस शोषण को देखा हो, तो वो ये कवि केवल राष्ट्र कवि ही नहीं बल्कि जन चेतना का कवि है। इसलिए ऐसी कविता करता है और इसीलिए वो राष्ट्र कवि का दर्जा पाता है। यूं ही कोई राष्ट्र कवि का दर्जा नहीं पाता है। तो इसलिए जब उनके नेहरू जी दोस्त हों और जब वो ऐसी कविता करते हों और उनको डर नहीं लगता हो, जो व्यक्ति अंग्रेजों के सरकार के जमाने में नहीं डरा तो फिर भारत सरकार के आने में क्या डरेगा। उसने ऐसी कविताएं लिखी। मैं आपको बहुत बहुत आपको आभार व्यक्त करता हूं और बहुत बहुत आपका अभिनंदन करता हूं। ये इस प्रकार की जो कविता है निश्चित रूप से आज के कवियों को भी लिखनी चाहिए। आज भी शोषण है, आज भी गरीब का शोषण है, आज भी गरीब कोरोना में दिल्ली से और बम्बई से चल करके और पैदल आता है, उसका कोई धनाधोरी नहीं है, और सैकड़ों मजदूरों की मौत हो जाती है, उसको कोई देखने वाला नहीं है, और वोटों के आधार पर लोग उसको भगाते हैं, कोई उसको लेकर के आते हैं। तो ये निश्चित रूप से हमारे देश का बड़ा दुर्भाग्य है कि आज भी हम उसी अवस्था में हैं जो 70 साल पहले थे। क्या
क्यों हमारे हमारे खेतों के किसानों का बाढ़ में जो ये क्यों बह जाता है? क्यों क्यों हम जब हम चांद पर जा सकते हैं, जब हम मंगल पर जा सकते हैं, तो हम अपनी सड़कों को सुधार नहीं सकते? हम ऐसे गड्ढों में चलते हैं, आज भी आगरा में ऐसे गड्ढे हैं, और हम बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं, और हम बड़े महानगरों की बात करते हैं, और जो जाने कितने उनकी बात करते हैं कि ये 6 लेन की रोड है, इतने लेन की रोड है। तो आज भी हम गरीब और मजदूरों के दर्द को समझने में अक्षम है। ये सबसे बड़ा हमारा दुर्भाग्य है। अब मैं ये कहता हूं कि राजेंद्र द्विवेदी जी, बहुत बहुत आपका आभार। आप मुझे सुन रहे हैं और आपको शायद अच्छा भी लग रहा हो। मैं अपनी पूरी ऊर्जा के साथ, तारक जी जुड़ गए हैं, तो मैं अपनी पूरी ऊर्जा के साथ में इस कार्यक्रम को संपन्न कर रहा हूं। और ये देखिएगा, दिनकर जी ने बहुत स्पष्ट रूप से बहुत बातें की हैं। और सबसे बड़ी बात यह है दिनकर जी की, दिनकर जी ने केवल कविताएं नहीं लिखी, उन्होंने करीब करीब 32 काव्य ग्रंथ दिए इस देश को, साहित्य को 32 काव्य ग्रंथ दिए, तो 27 गद्य ग्रंथ दिए। बहुत महत्वपूर्ण बात है, बड़े बड़े गद्य ग्रंथ दिए उन्होंने। आध्यात्मिक और आध्यात्मिक चेतनाओं से भरी गद्य ग्रंथ लिखे उन्होंने। जो संस्कृत के 4 अध्याय, सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण ग्रंथ दिया है संस्कृत के 4 अध्याय। जिन्होंने नहीं पढ़े हैं उनको संस्कृत के 4 अध्याय पढ़ने चाहिए, जिससे कि हमारी जो आध्यात्मिक परंपरा है, जो हमारा इतिहास है, जिसके कारण हम लोग गुलाम हुए, और जहाँ वर्तमान में हम कहाँ थे, और हमारे कवियों ने क्या क्या लिखा। जब हम गुलाम थे तो कवियों ने क्या क्या लिखा, कौन कौन लोग कवि जो हमारे इस चेतना में आए। मैं समझता हूँ भूषण के बाद अगर कोई कवि हुआ ऐसी राष्ट्रीय चेतना का, तो वो दिनकर जी थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बीच बीच में ऐसे भी कवि थे जिनसे दिनकर जी ने प्रेरणा ली, ऐसा नहीं है। लेकिन बहुत एक बहुआमी व्यक्तित्व के रूप में दिनकर जी ने जो अपनी सेवाएं हिंदी साहित्य को दी, भारत को जो हिंदी का साहित्य देके गए, और जिन्होंने पूरे विश्व में अपनी छाप छोड़ी। अब देखिएगा कि वो तो वीर रस के कवि कहलाते थे, लेकिन उन्होंने उर्वशी एक ऐसा महाकाव्य लिख दिया कि लोग दंग रह गए, लोग दंग हैं उसको पढ़ करके, महाकाव्य उर्वशी को पढ़ के। तो मैं उनको बहुत नमन करता हूं, और ये कहना चाहता हूं कि उर्वशी में जो उनका जो दर्शन है और जो उनका मनोविज्ञान है, वो उर्वशी में भरा पड़ा है। 14 सहज प्रवृत्तियां, मूल प्रवृत्तियां होती हैं। मनोविज्ञान में 14 मूल प्रवृत्तियां हैं, जिनको सहज प्रवृत्तियां बोलते हैं, नेचुरल इंस्टिंक्ट्स बोलते हैं। 14 जो प्रवृत्तियां हैं मनोविज्ञान की, वो पूरी उर्वशी में भरी पड़ी हैं। आप जानते हैं प्रेम है, तो वो प्रेम का तो पूरा काव्य है ही, लेकिन इसके अलावा भी जो युत्सा है, जो क्रोध है, जो अपनी कहना चाहिए कि जोड़ने की जो प्रवृत्ति है, और काम की प्रवृत्ति है, ये सारी प्रवृत्तियां धीरे 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 जब आप उसको उर्वशी को पढ़ेंगे तो सारी स्थितियों से आप अवगत होंगे। अगर आप मनोविज्ञान को नहीं जानते हैं तो आप उर्वशी को नहीं जानते हैं। अगर आप अध्यात्म को नहीं जानते हैं तो आप उर्वशी को नहीं जान पाएंगे। इसलिए आपको जब भी आपको मौका मिले तो आप मनोविज्ञान पढ़िएगा, अध्यात्म पढ़िएगा, दर्शन पढ़िएगा, उसके बाद ही आप उर्वशी को जान पाएंगे, अन्यथा आप उर्वशी को नहीं जान पाएंगे। तो उन्होंने उर्वशी में लिखा था, मैं कुछ पंक्तियां सुनाता हूं। काम कृत्य वे सभी दुष्ट हैं जिनके संपादन में मन आत्माएं नहीं, 2 वपुस मिला करते हैं। यानी 2 आत्माएं यार मिल जाएं तो वो असली प्रेम है। अगर 2 देह मिल रहे हैं, आत्माएं नहीं मिल रही हैं, तो वो असली प्रेम नहीं है। उसको आध्यात्मिक, उसको उच्च प्रकार का प्रेम नहीं कह सकते। तो उन्होंने लिखा कि काम कृत्य वे सभी दुष्ट हैं।
वे सभी दुष्ट हैं। सुनिएगा, जिनके संपादन में मन आत्माएं नहीं, दो बपस मिला करते हैं, या तन जहां विरुद्ध प्रकृति के विवश किया जाता है। ये इशारा कर रहे हैं बलात्कार की तरफ। जो आज घटनाएं घट रही हैं वो इसी ओर इशारा है इन पंक्तियों में। सुनिएगा, या तन जहां विरुद्ध प्रकृति के विवश किया जाता है, सुख पाने को क्षुधा नहीं केवल मन की लिप्सा से, जहां नहीं मिलते नर नारी उस सहजाकर्षण से, जैसे दो विधियां आमंत्रित को मिल जाती हैं। क्या बात की। तो कहने का मतलब यह है कि प्रेम वही है जहां एक आत्मा दूसरी आत्मा से मिल रही है, दोनों आत्माओं का मिलन हो रहा है, वही सहज प्रेम है, वही सहज प्रवृत्ति है, वही सहज आकर्षण है, जिससे कि हम ये प्रेम पुष्पित और फलित होता है। वैसे भी कहा गया है कि प्रेम को तो आप परिभाषित कर ही नहीं सकते हैं, वो ऐसा गूंगे का गुड़ है जिसको कहा नहीं जा सकता है। तो प्रेम ऐसी पराकाष्ठा है। और अंततः दिनकर जी ने यही लिखा, ये सब युद्ध शायद न हो और ये हम लोग प्रेम के आकर्षण में रहें और प्रेम में ही जूझें और प्रेम में ही हम लोग आए। तो मैं आप प्रशांत उपाध्याय जी को आनंदित होते हुए देख रहा हूँ, बहुत आनंद ले रहे हैं। और इसी बीच में अब मैं सोचता हूँ कुछ अपनी पंक्तियाँ सुना दूँ। एक मैं सुनाना चाहता हूँ, एक कविता जो मैंने लिखी थी वो सुनाना चाहता हूँ। और देखिएगा कि मेरी जो शैली है, मेरी जो कविता है, फिर मैं अंत में आपको एक दो गीत सुनाऊंगा। मुझे बता देना कितना टाइम हुआ भैया, मुझे पता नहीं है। हाँ, कितने मिनट है? 3 मिनट। ओके, देखिएगा अब मैं बहुत अधिक आपका समय नहीं लूँगा। एक मैंने कविता लिखी थी और ये जब मैं अपनी ये पीएचडी कर रहा था तो दिनकर जी को मैंने पढ़ा। और एक वीरस के कवि हुआ करते थे आगरा में, बाद में मथुरा चले गए, राजेश दीक्षित जी वीरस के बाद धुरंधर कवि थे। तो जब वो बीमार थे तो मैं उनको देखने हॉस्पिटल में गया था, उन्हीं दिनों मैंने ये कविता लिखी थी। तो मैंने उनको ये कविता सुनाई और आदरणीय सोम ठाकुर जी भी वहाँ आए हुए थे, और उनके सामने मैंने ये कविता सुनाई। मैंने कहा मैंने ये दिनकर जी से प्रभावित होकर के कविता लिखी है, तो मैं उस कविता को सुनाना चाहता हूँ। सुनिएगा कि कौन देश के आदर्शों पर चलकर सोच रहा है, कौन देश के आदर्शों पर चलकर सोच रहा है, कौन देश के आदर्शों पर चलकर सोच रहा है, कौन देश के सिर पर फिर से कालिक पोत रहा है। भ्रष्टाचार अनेके बादल उमड़ घुमड़ आते हैं, पर्वत पर्वत घाटी घाटी जिनके गुण गाते हैं। कौन विश्व के मानचित्र पर खंडित चित्र उकेर रहा है, और कौन भव्य भारत माता को खंडित कर कर घेर रहा है। क्या बात है। तो कौन सत्य का तिरस्कार कर असत्य संधान रहा है, और कौन घृणा की आंधी बनकर जन जन का व्यवधान रहा है। ये कैसा स्वराज्य आया जिस पर विदेश की है छाया, और पछुआ पुरवैया को छलती और जलती है कोमल काया। कौन यहाँ शोषण का रावण फिर कर हुंकार रहा है, और कौन यहाँ पर बधिक बना मृग शिशु की खाल उतार रहा है। तो कौन यहाँ चरवण करता हित, कौन नियत से खेल रहा है, और कौन सुवासित पुष्प दलों से निर्मम होकर खेल रहा है। कौन सुवासित पुष्प दलों से निर्मम होकर खेल रहा है, और कौन यहाँ बलिदान दे गए उनके भारत को छलता है, और कौन यहाँ उसकी सुकीर्ति के बढ़ते वैभव से जलता है। कौन यहाँ उसकी सुकीर्ति के बढ़ते वैभव से जलता है। कौन तेज तलवार चलाता नारी के कोमल भावों पर, कौन नमक का लेप लगाता है उसके रिश्ते घावों पर। ये कैसी शूरता तुम्हारी, ये कैसी शूरता तुम्हारी, जो निर्मल निर्मल बाहों से उस पर क्या वीरता दिखाना जिसका वक्ष भरा आहों से। लड़ो अनय अत्याचारों से, घृणा द्वेष पर विजय करो रे। लड़ो अनय अत्याचारों से, घृणा द्वेष पर विजय करो रे। भरो भरो वीरत्व शेष है समर युद्ध का घोष करो रे। भरो भरो वीरत्व शेष है समर युद्ध का घोष करो रे। करो करो रण घोष हटाओ तमस व्यूह मन की कोरों से, और करो करो गर्जना भगाओ, करो करो गर्जना भगाओ भय के धूम उठे जोरों से। लड़ो अभी दास्तान भागी, पंक्तियां सुनिएगा कि लड़ो अभी दास्तान भागी, अभी
अभी न टूटा शोषण का रथ, अभी न जागा स्वाभिमान है, अभी न निर्गत शूलों का पथ, अभी न बाएं हुई बलमयी, अभी न बाएं हुई बलमयी, याचक की मुद्रा में तन है, वो अभी न मस्तक तुझ तेजोमय है, अभी न दर्पण हुआ मगन है, अभी न मस्तक तेजोमय है, अभी न दर्पण हुआ मगन है, तो अभी नहीं स्वर्णिम भविष्य है, अभी नहीं जागरण हुआ है, और अभी नहीं आजाद हिंद के नेता का अनुसरण हुआ है, अभी नहीं आजाद हिंद के नेता का अनुसरण हुआ है। तो हरो हरो अंधियार शेष है, हरो हरो अंधियार शेष है, बाल सूर्य बनकर निकलो रे, तुम भविष्य के पदम दलों को विकसित करने को समलो रे। तो लिखो लिखे लिखो लिखो तुम गीत विजय के, पंक्तियां सुनिएगा बंधुओं के, लिखो लिखो तुम गीत विजय के, उत्सव गीतों में आने दो। लिखो लिखो तुम गीत विजय के, उत्सव गीतों में आने दो, और मत आंसू की गजल बहाओ, कभी साहित्य सुधा पाने दो। मत आंसू की गजल बहाओ, मत आंसू की गजल बहाओ, कभी साहित्य सुधा पाने दो। वे कायर होते हैं जो जन पीछे वार किया करते हैं, वे कायर होते हैं जो जन पीछे वार किया करते हैं, और वीर पुरुष में होते हैं जो सीना तान जिया करते हैं, वीर पुरुष में होते हैं जो सीना तान जिया करते हैं। जो निर्लज्ज कृत्य करता है वह होता क्षम्य अपराधी, अब शब्दों के अलंकार है जो है अवसरवादी। उन बटमारों से कहना है उनका अंतिम समय निकट है, और डूब भरो चुल्लू भर जल में, नहीं नदी का निर्मल तट है। सत्यनिष्ठ कहता जो निज को, वही झूठ की फसल उगाता। क्या बात। दूसरे को कहना चाहिए कि वो सत्यवादी है, खुद ही कहे है। तो सुनिए पंक्तियां कि सत्यनिष्ठ कहता जो निज को, वही झूठ की फसल उगाता। ईमानों की बात चलाकर बेईमानी को दुलराता, नैतिकता की ओर चदरिया नीचे करे अनैतिकताई, और करे भलाई के नाटक को लेकिन उर्मे भरी बुराई, कले भराई के नाटक को लेकिन उर्मे भरी बुराई। तथा कथित उन सभ्य जनों से, तथा कथित उन सभ्य जनों से दूर दूर की राम राम है। वाक्य पूर्ण हो गया तुम्हारा, अब केवल लगना विराम है। वाक्य पूर्ण हो गया तुम्हारा, अब केवल लगना विराम है। वाक्य पूर्ण हो गया तुम्हारा, अब केवल लगना विराम है। अब केवल लगना विराम है। अब केवल लगना विराम है। तो बंधुओं, ये मैंने आपको ये सुनाया, और अब मैं अंत में एक गीत सुना करके इसका समापन करूंगा और आप सभी से विदा लूंगा। अब मैं गीत सुनाता हूं, मैं चौक गीतकार हूं। आज तो मैं दिनकर जी के प्रभाव के कारण, गिरीन्द्र जी यहाँ पर वीर रस के बहुत बड़े कवि हैं। मैं शुरू में वीर रस ही लिखा करता था बंधु। तो मैं ये संस्मरण और सुना देना चाहता हूँ। मैं वीर रस में लिखा करता था, और अपना प्रचंड राजकुमार प्रचंड मैंने रख लिया था नाम। तो राजकुमार प्रचंड मैंने रख लिया था, तो वीर रस की कविताएं करता था। और तभी मैंने लिखा था कि आज समय के परिवर्तन से जाग जागो भारत ओ भारत, तेरे दो कंधों पर युग के निर्माणों का भार पड़ा है। तेरे मन को जनजीवन को, तेरी माटी के कण कण को वातावरण पुकार रहा है। तू सोया है जग जागा है, जाग जाग ललकार रहा है। अरे सोते सूते बीत गए युग, अरे खोला पलकें देर हो गई जग जाने में। और सूरज पट पट किन्नी किरणें बिखर रही हैं, लेकिन तुम तो भटक गए हो वीराने में। जाग जाग ओ भरत राष्ट्र, तेरी धरती हंकार रही है, और केवल तेरे जग जाने को तेरी ओर निहार रही है। इन बलिष्ठ कंधों पर युग के निर्माणों का भार उठाओ, अब भी समय नहीं निकला है, अंधकार को दूर भगाओ। और तेरी इस धरती पर नरसिंह राम कृष्ण अवतार हुए हैं, भीमसेन राणा प्रताप बाबू सुभाष साकार हुए हैं। अरे वीर शिवा की तलवारों की दो धारों से, राणा के भाले की गर्जी हुंकारों से, मुगल राज्य क्या धरती का कण कण डोला था, तेरी इस माटी ने ही जौहर का व्रत बोला था। तो उद्यत रहते अंगारों पर जल जाने को, एक पांव पर खड़े खड़े ही गल जाने को। अरे फिर तुम तो संतान भली उनकी हो, फिर तुम तो संतान भली उनकी हो, कांटों में खिल जाने को अधखली कली उनकी हो। तुम संस्कृत के रक्षक हो, असमर्थ न होने पाओ, अपना बोझ उठाने खुद ही समर्थ हो जाओ। अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिए थे, तब मैंने इस गीत को लिखा
कि अपना बोझ उठाने खुद ही समर्थ हो जाओ। स्मरण रहे फूलों पर आकर भंवरे मंडराते हैं, स्मरण रहे फूलों पर आकर भंवरे मंडराते हैं, पर दौड़ दौड़ भंवरों के पर फूल नहीं जाते हैं। स्मरण रहे फूलों पर आकर भंवरे मंडराते हैं, पर दौड़ दौड़ भंवरों के पर फूल नहीं जाते हैं। सागर तट पर नदियां ही दौड़ दौड़ आती हैं, सागर तट पर नदियां ही दौड़ दौड़ आती हैं, अपनी करुणिक गाथा को गा गा कर बतलाती हैं। तब उठो बनो गंभीर देखकर स्तंभित मत होना, यहाँ प्रकंपन झंझाओं को सुन संकित मत होना। वह देखो अपना भाई दुश्मनी मान बैठा है, वह लालच के पंजे को ही जिंदगी मान बैठा है। वह इतना भ्रमित हुआ है, अपना पद भूल चुका है, और दुश्मन का साथ निभाता अपनापन भूल चुका है। और दुश्मन सीमा पर चौकस रणडंका बजा रहा है, आंखों में धूल झोंक कर हमको ही चला रहा है। तो स्यात उसे विस्मरण तो उसका स्कंद उखाड़ चुके हैं, अब भारत के ये बबर रौंद कर छाती फाड़ चुके हैं। तो याद नहीं है उसको दिन में तारे दिखा दिए थे, और एक नहीं 90,000 के घुटने टिका दिए थे, एक नहीं 90,000 के घुटने टिका दिए थे। तो याद रहे संवेदनीय मन सब कुछ छोड़ दिया था, देश भाव की तमस दिशा से नाता तोड़ दिया था। यदि फिर से संग्राम हुआ तो गति का ज्ञान नहीं होगा, और दुनिया के नक्शे पर कोई पाकिस्तान नहीं होगा। ये सन मैंने 74 में लिखी थी कविता, उसके बाद बहुत सारे लोगों ने मतलब ये लिखा कि पाकिस्तान नहीं होगा, पाकिस्तान नहीं होगा। ये सबसे पहले सन 74 में मैंने ही लिखा था कि दुनिया के नक्शे पर कोई पाकिस्तान नहीं होगा, तो मुक्त कंठ से गीत गवेंगे दिव्य लोक तब होगा, और तेरे गर्वी ले आंगन में विजय घोष रब होगा। तेरे भीषण निनाद से अरे काई सी फट जाएगी, और बिखरेगा देश जहां पर वह लंका जल जाएगी, वह लंका जल जाएगी, वह लंका जल जाएगी। मित्रों, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आपने मेरी वो शुरुआत की कविता सुनी जो जब मैं वीरस में लिखा करता था, बाद में मैं नीरज जी के कहने पर गीतकार बन गया। मैंने ये कविता सुनाई, नीरज जी ने मुझे अपने पास बुलाया, बोले बेटे ऐसा है कि तुम गीत के लिए बने हो, तुम गीतकार हो, तुम वीरस की कविताएं लिखो लेकिन गा के सुनाओ। तो तब से मैंने ये मंच पर ये वीरस मैंने बंद कर दिया, और हमारे प्राण जी हैं और तमाम हमारे कवि हैं जो वीरस में बहुत अच्छी अच्छी कविताएं करते हैं, मैं उनको नमन करता हूं। और इस गीत को मैं आपके सामने अंतिम कड़ी के रूप में मैं सुना रहा हूं। आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, आपने मेरी इन कविताओं को सुना, दिनकर जी की महत्वपूर्ण कविताओं को सुना, और उनको केंद्र में रखते हुए ही ऐसी कविताएं सुना रहा हूं जो कहीं ना कहीं दिनकर जी से प्रभावित है या दिनकर जी से मेल खाती हैं। बहुत अंत में गीत सुनिएगा जी कि ये नई सदी का भारत है, ये नई सदी का भारत है, आंदोलित कोना कोना है, ये नई सदी का भारत है। मैं बहुत प्रणाम करता हूँ राजेंद्र द्विवेदी जी को, रवि प्रताप जी को और अल्पना जी को, जिन्होंने मुझे अवसर दिया है। और ये अंतिम गीत के रूप में समापन गीत मैं यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूँ आज का, सुनिएगा। ये नई सदी का भारत है, आंदोलित कोना कोना है, यदि कुछ चुनौतियां आ जाएं तो किन बातों का रोना है। ये नई सदी का भारत है, ये नई सदी का भारत है, ये नई सदी का भारत है, ये नई सदी का भारत है। मित्रों, ये सुनिएगा, विशेष रूप से मैं गिरीन्द्र भदौरिया प्राण जी जो बहुत ही अच्छे छंदकार हैं, वीरस के ऐसे ऐसे छंद लिखे इन्होंने कि मैं इनको प्रणाम करने का, वंदन करने का, अभिनंदन करने का मन होता है। और मैं आपसे कहना भी चाहता हूं, अगर आपने इनको अभी पटल पर नहीं बुलाया तो गिरीन्द्र जी को बुलाइए। बहुत अच्छे अच्छे ये बहुत ही ऐसे महत्वपूर्ण छंद लिखे जो आज तक कोई लिख नहीं सका है। और ये पंक्तियां मैं सुनाता हूं, अब सुने। ये झंझाओं से डरना कैसा,
तूफानों से टकराए हैं। आई कितनी भी चुनौतियां हम तनिक नहीं घबराए हैं। आई कितनी भी चुनौतियां हम तनिक नहीं घबराए हैं। तो हमने जो भी संकल्प लिए, हमने जो भी संकल्प लिए, वे यज्ञ पूर्ण कर डाले हैं, वे यज्ञ पूर्ण कर डाले हैं। और प्राणों की आहुतियां देकर अहमन्य चूर्ण कर डाले हैं। प्राणों की आहुतियां देकर अहमन्य चूर्ण कर डाले हैं। और ये पंक्तियां सुने, ये नई सदी का भारत है, ये नई सदी का, ये नई सदी का भारत है। अब कण कण एक न खोना है, ये नई सदी का भारत है। आंदोलित कोना कोना है, ये नई सदी का भारत है, ये नई सदी का भारत है। अगली पंक्तियां, इसको कोई गरीब न समझे। केवल पैसे से ही आदमी जो बलशाली नहीं होता है, उसके बहुत सारी सांस्कृतिक पहलू भी होते हैं, उसकी संस्कृति होती है। और ये पंक्तियां सुनिएगा तब आपको जो लगेगा कि हाँ, ये जो कवि कह रहा है वो ठीक कह रहा है। ये राष्ट्र बहुत बलशाली है, इसकी दमदार भुजाएं हैं। और अपनी जीत ही प्रबल होगी, लहराती रोज ध्वजाएं हैं। अपनी जीत ही प्रबल होगी, लहराती रोज ध्वजाएं हैं। तो अवरोधक बने प्रगति पथ के, उन पर चढ़ जाता सिंधन है। और सीमा पर सीना तान खड़ा, उस सैनिक का अभिनंदन है। सीमा पर सीना तान खड़ा, उस सैनिक का अभिनंदन है। तो ये नई सदी का भारत है, ये नई सदी का, ये नई सदी का, ये नई सदी का भारत है। अपना ओढ़ना बिछौना है, अपना ओढ़ना बिछौना है, ये नई सदी का भारत है। आंदोलित कोना कोना है, ये नई सदी का भारत है, ये नई सदी का भारत है। और देखिएगा, मैं इशारा कर रहा हूं कि वास्तव में ऐसे लोग नहीं होते तो इस देश का गौरव और बढ़ जाता, और हमारा इतना जो हमारी आर्थिक दशा है वो इनको नष्ट करने में लगी रहती है। और ये पंक्तियां सुनिएगा, है कुछ जहरीले नाग यहाँ, है कुछ जहरीले नाग यहाँ, जो रह रह कर फुंकार रहे। और बामी में छुपे गुनाहों को हम ढूंढ ढूंढ कर मार रहे। बामी में छुपे गुनाहों को हम ढूंढ ढूंढ कर मार रहे। तो सम्राटों के सम्राट रहे, सम्राटों के सम्राट रहे, नेता सुभाष के हत्यारे। और सूरज से आंख मिलाते हैं पर जो है अमावसी अंधियारे। सूरज से आंख मिलाते पर जो है अमावसी अंधियारे। तो ये नई सदी का भारत है, ये नई सदी का, ये नई सदी का भारत है। विपदा का भार न ढोना है, ये नई सदी का भारत है। आंदोलित कोना कोना है, ये नई सदी का भारत है, ये नई सदी का भारत है। और ये अंतिम पंक्तियां इसकी सुना रहा हूं आपको, भेंट कर रहा हूं। ये पंक्तियां सुनिएगा। ये संकट का समय कभी आए, सब एक साथ हुंकार उठो। संकट का समय कभी आए, सब एक साथ हुंकार उठो। और बलवान शत्रु हो भले खड़ा, हो धैर्यवान मत कभी झुको। क्या बात है। ये पंक्तियां बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमारे देश की ये सांस्कृतिक परंपरा है। और इसको, इस धैर्य को केवल हमारे तमाम कवियों ने ही नहीं लिखा, आज भी लिख रहे हैं। और हमारे
जो हमारा योग का साहित्य है उसमें भी ये आता है कि योग वही कर सकता है जिसमें धैर्य होगा, तो निश्चित रूप से जीत उसी की होगी जिसमें धैर्य होगा। और ये पंक्तियां सुनिएगा कि संकट का समय कभी आए, सब एक साथ हुंकार उठो, और बलवान शत्रु हो भले खड़ा, हो धैर्यवान मत कभी झुको। तो भारत माता के हो सपूत, भारत माता, भारत माता, भारत माता, भारत माता के हो सबू सपूत। तुम बढ़ चढ़ कर संग्राम करो, और अपने शौर्य के अतुल बल से भैरी का काम तमाम करो, अपने शौर्य के अतुल बल से भैरी का काम तमाम करो। तो नई सदी का भारत है, ये नई सदी का भारत है, ये नई सदी का भारत है, ये नई सदी का, ये नई सदी का भारत है। दिन रात न पल भर सोना है, ये नई सदी का भारत है। आंदोलित कोना कोना है, ये नई सदी का भारत है, ये नई सदी का भारत है। आंदोलित कोना कोना है, यदि कुछ चुनौतियां आ जाएं तो किन बातों का रोना है। ये नई सदी का भारत है, 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 ये नई सदी का भारत है। तो मित्रों, आज ये जो कार्यक्रम था वो एक शाम दिनकर के नाम था, और इसमें मैंने यही प्रयास किया कि दिनकर जी के छुए अनछुए पहलुओं को उजागर किया जाए। कुछ ऐसे भी संस्मरण थे जो किसी को नहीं मालूम थे, और कुछ ऐसी चीज़ें थी जो हर एक को पता नहीं है, तो मैंने आज वहाँ पर मैंने आपको प्रस्तुत किया। और दूसरी बात ये कि अगर मैं दिनकर जी की उन महत्वपूर्ण कविताओं को जो कि विश्व प्रसिद्ध हुई उनको नहीं सुनाता, उनकी हालांकि सारी रचनाएं विश्व प्रसिद्ध है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि वो विदेशों में भी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कवि सम्मेलन होते थे उनमें जाते थे। तो एक बार उन्होंने अपनी किसी जो संस्मरण में चक्रवाल की भूमिका में शायद लिखा है कि वो जब वहाँ पर गए थे अमेरिका में किसी शहर में कवि सम्मेलन हो रहा था, और उन्होंने जब अपनी कविताएं सुनाई तो वो लोग थे हॉल में जो हिंदी नहीं जानते थे, लेकिन जब दिनकर जी अपनी कविता जब खत्म करके और मंच पर बैठने लगे तो अनवरत तालियां बजती रहीं और तालियां बंद नहीं हुई। तो वो ये सोचने लगे कि ये तालियां भारत के लिए बज रही हैं, ये या मैंने नेहरू जी का गुणगान किया या अहिंसा और हिंसा की बात की है उसके लिए बज रही है, वो समझ नहीं पाए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक कवि का एक व्यक्तित्व होता है, और उसका जो व्यक्तित्व है वो पूरी तरीके से छा जाता है। तो निश्चित रूप से दिनकर जी का जो व्यक्तित्व था, लंबी चौड़ा कद काठी के व्यक्तित्व, चौड़ी छाती और लंबी आजान भुजाएं थी, जब वो ऊपर उठाते थे तो रोंगटे खड़े हो जाते थे, वीरस की कर्ता करते थे, तो राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत होकर के लोग तालियां बजाते थे। और उन्होंने, मैं समझता हूँ सन 54 में उन्होंने 500 कवि सम्मेलन कर लिए थे। तो ऐसे अद्भुत कवि थे, उन पर जितनी चर्चा की जाए उतनी कम है। और जब उनका चित्र हमारे सामने होता है तो हमारे अंदर वो शौर्य की भावना, वो संघर्ष की भावना, वो चेतना की भावना, राष्ट्रीय
एक जो हमारा दायित्व है उसकी भावना जागृत कर जाती है। तो ऐसे मैं दिव्य पुरुष को, ऐसे दिव्य और श्रद्धेय कवि को मैं प्रणाम करता हूँ। और आप सभी मित्रों को, जो साहित्यिक मित्र जुड़े हुए हैं, सबको प्रणाम करता हूँ कि आपने इस संध्या को बहुत सफल बनाया और दिनकर जी की कविताओं को सुना। और मैं एक छोटा सा कवि, उनके सामने में कुछ नहीं, मैं आप लोगों से भी बहुत छोटा कवि हूँ। और मेरी भी कविताओं को, चूँकि मैं दिनकर जी से प्रभावित हुआ, बहुत सारी कविताएं मैंने लिखी, तो वो कविताएं निश्चित रूप से आज बहुत ही आनंद देती हैं। जब उनको पढ़ते हैं तो बहुत आनंद देती हैं। अमर सुभाष की कविताओं को पढ़ता हूँ तो बहुत आनंद देती हैं। विद्यार्थी काल में मैं दिनकर जी को पढ़ा करता था, मैं श्याम नारायण पांडे को पढ़ा करता था। तो बहुत सारे जो प्रभाव हैं वो खंड काव्य में भी मेरे आए, बहुत सारी कविताओं में उनके प्रभाव हैं और निश्चित रूप से होते हैं। तो मैं आप सभी को बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि इतनी देर तक आप लोग जुड़े रहे, और बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूँ। देखिएगा, मैं थोड़ा सा आपके नाम भी लेना चाहता हूँ। देखिएगा कि हमारे शब्दाक्षर के संरक्षक श्री राजेंद्र द्विवेदी जी जुड़े हुए हैं, और LK डेरिया जी जुड़े हुए हैं। अरे वो तो ये कह रहे हैं सर आप और सुनाइए। अरे 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 LK भैया जी, भाई आप मैं तो सवा घंटा हो गया सुनाते सुनाते। तो विष्णु प्रसाद शर्मा जी जुड़े हुए हैं, और प्राण जी जुड़े हुए हैं। अरे क्या बात है, क्या कहने आपके। आज तो आपने मेरी प्रयास और भी बढ़ा दी जी। अरे साहब क्या बात है, मैं तो आपका वास्तव में बहुत ही प्रशंसक हूँ। रवि प्रताप जी, आप तो इतनी अच्छी कविताएं करते हैं। निश्चित रूप से आपने मुझे ये मौका दे करके बहुत आपने मेरा मान और सम्मान बढ़ाया है। और पूरन शर्मा जी वहाँ जुड़े हुए हैं, बहुत आनंद आप दे रहे हैं। पूरन शर्मा जी बहुत अच्छे कवि हैं। उर्मिला साहब जी जुड़ी हुई हैं, बहुत बहुत आपका आभार। शीलेंद्र कुमार वशिष्ठ जी शुभकामनाएं दे रहे हैं, आपकी हमेशा शुभकामनाएं और मेरे ऊपर आपका आशीर्वाद रहता है। LK जी, तो जैसा आपका आदेश हो रवि प्रताप जी, आप जैसा आदेश करेंगे वैसा हो जाएगा। अगर आप कहेंगे तो एक आध कविता और सुना दूंगा, अन्यथा मैं यहीं पर इसको विराम देने की चेष्टा करूंगा, क्योंकि आप लोगों का बहुत समय मैंने ले लिया है। और जो आपने मुझे अवसर दिया, बहुत बहुत मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। और चलिए 4 पंक्तियां मैं सुना करके और मैं इसको ये करता हूं। हाँ, मैं ये थोड़ा सा व्यवधान आ गया था मित्रों, और अब मैं देखिए कुछ नेट की गड़बड़ी हो गई थी, तो मैं पुनः यहाँ पर आ गया हूँ मित्रों। तो मैं ठीक है, तो मैं 4 पंक्तियों से इसका यहाँ पर समापन करता हूँ। इस सरहद की हदें जो है सिमटने नहीं देंगे, सरहद की हदें जो है सिमटने नहीं देंगे, इस देश के सम्मान को लुटने नहीं देंगे। मिटा जो अब्दुल हमीद ने हस्ती मिटा बचाई, जो अब्दुल हमीद ने, अरे गंगा की कसम हम उसे मिटने नहीं देंगे, गंगा की कसम हम मिटने नहीं देंगे। हस्ती मिटा बचाई जो अब्दुल हमीद ने, रे गंगा की कसम हम उसे मिटने नहीं देंगे, गंगा की कसम हम उसे मिटने नहीं देंगे। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जुड़े रहे, और मैं पुनः एक बार श्रद्धेय दिनकर जी को श्रद्धा से उनको श्रद्धांजलि देता हूँ और उनको नमन करता हूँ, उनका स्मरण करता हूँ। बहुत बहुत आभार। और पुनः एक बार मैं रवि प्रताप जी का, जो शब्दाक्षर के अध्यक्ष हैं,
और अल्पना सिंह जी जो कि महामंत्री हैं, और राजेंद्र द्विवेदी जी जो कि इसके संरक्षक हैं, मैं उनको नमन करता हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।